आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप तो देख ही रहे हैं कि इस चैनल के द्वारा टीजीटी पीजीटी का तैयारी करवाया जा रहा है और इस बीच में नया नया वीडियो आपको मिल रहा है। हालांकि आपके इस चैनल पर इसके पहले का बहुत सारा वीडियो अपलोड है टीजीटी पीजीटी का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जीआईसी एलटी ग्रेड का भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और टीजीटी पीजीटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ बहुत सारा वीडियोज अपलोड है, प्रैक्टिस सेट है, लेक्चर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। जो हमारे पुराने साथी इस बात को जानते हैं वो सारा वीडियो देख भी चुके होंगे। और इधर अब लेटेस्ट वीडियो भी आपको मिलना शुरू हो गया है और बिल्कुल नए पैटर्न पर गूढ़ प्रश्नों को लेकर के मैं आ रहा हूं और उसका लेक्चर वीडियो मिल रहा है। इसके पहले कुछ लेक्चर वीडियो आप प्राप्त कर चुके होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट का ये नया जो लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है, इसका ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हालांकि इसके पहले के प्लेलिस्ट में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इनमें सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है, माने कौन सी भाषा प्राचीनतम है, आपको ये बताना है। विकल्प हम पढ़ेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए जो है कि सीधे हम टिक करते चले जा रहे हैं। तो आपका है वैदिक संस्कृत। और दोस्तों, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं कि अगर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? संस्कृत काल माना जाता है। और इसमें दो कैटेगरी है। 1500 से लेकर के 1000 तक ईसा पूर्व के समय को माना जाता है वैदिक संस्कृत का काल। वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। और 1000 से 500 ईसा पूर्व तक के काल को जो है हम मानते हैं लौकिक संस्कृत का काल। ठीक है ना, ये आप इसको जानते हैं। तो इसलिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? वही सी, वैदिक संस्कृत। ठीक है ना। दूसरा देखिए, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो जाहिर सी बात है ये वैदिक संस्कृत का ही हुआ है। ठीक है ना। तीसरा जो है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो अगर मध्य भारतीय भाषा की काल की अगर बात करता, तब भ्रंश भी है, प्राकृत भी है, पाली भी है, केवल संस्कृत नहीं है। अर्थात यही आपका उत्तर हो जाएगा कि यही काल नहीं है, संस्कृत का काल ये नहीं रहा है, मध्यकाल। ठीक है ना। आइए फिर हम लोग देखते हैं अपभ्रंश भाषा का काल इसमें से क्या है? चौथा। तो 4 का आपका सीधे हो जाएगा सी। अपभ्रंश भाषा का काल जो है कि 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच के समय को माना जाता है और वही 1000 के बाद से जो है कि हिंदी का शुरुआत हो जाता है। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपका जो है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो आप जानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति जो है कि सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो है कि ये पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। किस हिंदी का? पश्चिमी हिंदी का। और आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी में ये 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? अब ये भी जान लीजिए। कौरवी है, ठीक है ना, कौरवी। फिर उसका से ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। फिर आपका कन्नौजी है, कन्नौजी। फिर आपका बुंदेली है, बुंदेली। और फिर आपका है वांगरू, जिसको राजस्थानी भी कहते हैं। तो ये 5 है और यही कौरवी बोली जो है इसको हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, खड़ी बोली। और यही खड़ी बोली जो है कि मानक हिंदी की है। तो लिहाजा यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की बोली है, इसलिए जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर हो गया ना। चलिए छठवां देखिए, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो 6 का आपका है डी। यही एक भाषा जो कि अपभ्रंश के प्रयुक्त नहीं होता, नहीं तो उसको देश भाषा भी कहते हैं, अवहट्ट भी कहते हैं और अवहत्त भी कहते हैं।
7वां देखिए, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो आपका हो जाएगा यही सी, यानी कि अपभ्रंश। अगर हिंदी आता है तो आप हिंदी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हिंदी का विकास हुआ है। तो हिंदी जो है कि वियोगात्मक भाषा है। अगर विकल्प में कहीं हिंदी हो तो आप उसको सीधे सीधे टिक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे कब होता है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है कि आप जानते हैं कि 1000 ईस्वी से शुरू माना जाता है, ठीक है ना। 9वां प्रश्न देखिए, हिंदी में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं, ठीक है ना। कुल कितने रूप बनते हैं? तो आप जानते हैं कि 24 रूप बनते हैं, क्योंकि 8 जो है ये होते हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेकर के संबोधन तक, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 8 8 8, ठीक है ना। मतलब ये नहीं, 8 8 8 यानी 8 त्रिक की 24। तो ये 24 जो है कि ये रूप बनते। कितने रूप बनते हैं? 24। क्योंकि 8 बनते हैं आपका एक वचन में, 8 बनता है द्विवचन में, 8 बनता है बहुवचन में। तो ये 8 गुणे 3 8 त्रिक की 24 रूप आपका बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे आप सेट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? 10वां प्रश्न। तो बस केवल 2 ही रूप बनते हैं, ठीक है ना। हिंदी के मूलतः जो है कि 2 रूप बनते हैं। आगे देखिए, 11, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान है। आप इसको जानते हैं, संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश के जो प्रमुख कवि हैं धनपाल, उनकी रचना है भविष्यहत कथा, जिसको भविष्यत कथा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक वणिक पुत्र की कहानी का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि इसको अगर भविष्यत कथा का के रूप में अगर आता है तब भी आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप क्विज कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का। वहां आप जाइए और प्रतिदिन आपको 10 ये आपका क्विज का क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो प्रश्न मिलेगा गुड़ प्रश्न मिलेगा। आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। तो आप उस चैनल को जा कर के एक बार देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, इसका लिंक यहाँ है। और वहाँ से इसके पहले का करीब करीब 75 PDF, 75 से प्लस PDF वहाँ आपको मिलेगा। आप उस PDF को भी देख सकते हैं, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और प्रतिदिन अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको 10 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपका बोनस होगा, ठीक है ना। तो उसको भी आप कर लीजिए। मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, उस पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप चाहें तो जो है कि ये तीनों पर आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप इसे हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यहाँ से TGT PGT की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे जो पुराने साथी हैं बस उनसे एक निवेदन है कि लाइक आप कम कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा परिश्रम यही है और इनाम भी यही है कि आप एक लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रश्न शायद कहीं किसी भ्रमवश या फिर कहीं ध्यान इधर उधर भटक गया तो कुछ का आंसर गलत हम बोल सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि इसमें संभावनाएं कम है किस तरह का हो सकता है, लेकिन फिर भी भाई मैं भी मनुष्य हूँ, गलतियां हर किसी से हो सकती हैं। आइए 13वां प्रश्न देखा जाए। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन मैंने हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो आप इसको जानते भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सरहपा को ही मानते हैं, ठीक है ना। 14वां जो प्रश्न है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो शब्दानुशासन
आप जानते हैं कि हेमचंद का है। हाँ, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। हिंदी शब्दानुशासन, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? ये तो शब्दानुशासन हेमचंद का है, लेकिन हिंदी शब्दानुशासन किसका है? आप कमेंट करके बताएंगे। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? तो दोस्तों ये राम सिंह की है, ठीक है ना। 16वां देखिए, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो किस कवि की गणना होती है? तो देखिए सरहपा में होती है। और आप जानते हैं कि जितने भी सिद्ध कवि हैं उनके नाम के आगे पा जुड़ा होता है। सरहपा, कुंभिपा, कड़प्पा, ठीक है ना, कलहड़प्पा, ऐसे कुछ जो है, जो भी मतलब सबके नाम के आगे लुईपा ऐसे कुछ अपना जुड़ा रहता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? 17 कौन सिद्ध नहीं है? तो आप देख रहे हैं कि सिद्ध कवि जैसा कभी मैं बताया, एक इंडिकेट आपको किया हूँ, लुईपा, गोरक्षपा, सरहपा, सब में पा है, तो जाहिर सी बात ये सिद्ध कवि हैं। बस देवसेन में नहीं है, तो इसलिए देवसेन जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा, देवसेन, डी। 18 देखिए, इनमें से अवधी भाषा का प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो 18 का आपका हो जाएगा डी, चंदायन। चंदायन जो है अवधी भाषा का प्राचीनतम कृति है, और कुछ विद्वान ये इसी को प्रथम जो है कि जो काव्य मानते हैं, ये सूफी काव्य, सूफी काव्य नहीं, ये जो है कि इसको चलिए अभी हम आगे बताते हैं, थोड़ा सी दिमाग पे हट गया है। आगे देखिए, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? हंस जवाहिर, हंस जवाहिर के रचयिता जो हैं ये हैं आपके कासिम शाह। कौन है? कासिम शाह, ठीक है ना। हाँ, आइए जो है कि 20 नंबर का जो हम लोग देख लेते हैं, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो आपका हो जाएगा विनय पत्रिका, अवधी भाषा की नहीं है, ये ब्रज भाषा की है। अब बाकी सब जो है कि रामचंद्रिका, पद्मावत और मधुमालती, ये सब जो है कि आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। आगे देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? तो आइए 21 का हो जाएगा बी, ये अनुराग बांसुरी तुलसीदास का नहीं, कवितावली, गीतावली, दोहावली है। और ये अनुराग बांसुरी किसकी है, आप इसे बताएंगे। इसका उत्तर आप देंगे कि अनुराग बांसुरी किसकी कृति है, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो मित्रों, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपके कौन है? सदल मिश्र हैं, ठीक है ना। तो ये आपके इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से किसकी स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो दोस्तों 23 का आपका हो जाएगा सी, 23 का क्या हो जाएगा? सी, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया है, ठीक है ना। आइए 24 का हम लोग देख लेते हैं। 24, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, भाषा योग वासिष्ठ। क्या हो जाएगा? भाषा योग वासिष्ठ। आगे देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? तो 26 का आपका हो जाएगा सी, ब्रज भाषा में। 84 वैष्णवन की वार्ता जो है कि ब्रज भाषा में लिखी गई है, और 200 वैष्णवन की वार्ता भी इसी में लिखी गई है, ब्रज भाषा में ही। और आप ये भी बता देंगे कि 200 वैष्णवन की वार्ता 252 वैष्णवन की वार्ता, 200 नहीं, 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी है बताएंगे आप, ठीक है ना। 27 देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो 27 का आपका हो जाएगा बी, संस्कृत निष्ठ हिंदी के। 28 देखिए, हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या अनुमानित संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 60,000 के आसपास, 60 करोड़ के आसपास मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 60 करोड़ के आसपास मानी जाती है। आइए 29 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो 29 का आपका हो जाएगा सी, 18 बोलियां हैं, ठीक है ना। हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं, इसको हम लेक्चर वीडियो में आपको बता भी चुके हैं, ठीक है ना। आइए 30 देखिए,
इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो 30 का आपका हो जाएगा ए, मगही नहीं है, क्योंकि बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और कौरवी और उसके बाद से ब्रजभाषा, ये सब तो आप जानते ही हैं कि पश्चिमी हिंदी की है। वही मगही जो है कि नहीं है, ये आपकी क्या है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। 31 देखिए, इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी जो है आपकी डी यानी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 32 देखिए, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तो 32 का आपका हो जाएगा ए, मारवाड़ी नहीं है, क्योंकि ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। 33 देखिए, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो 33 का आपका हो जाएगा सी, अवधी बोली के क्षेत्र में आते हैं। 34, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो बघेली बोली का केंद्र जो है कि रीवा में माना जाता है। ठीक है ना। 35 देखिए, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ब्रजभाषा पूछ रहा है, तो आप बताएंगे। मथुरा, आगरा, हाथरस की है, इटावा की नहीं है। ठीक है ना, तो सी आपका हो जाएगा। 36 देखिए, इंदौर, उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो 36 का आपका हो जाएगा बी, मालवी। क्या नाम दिया गया है? मालवी। 37, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? तो आप इसको बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कुमाऊनी। 38 देखिए, वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं? तो देखिए, अगर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात किया जाए, अगर इस तरह का प्रश्न अगर आ जाता है, तो आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें जो है कि 2 उपभाषाएं और 8 बोलियों का जिक्र आता है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। थोड़ा सा समझेंगे इसको। यह 18 बोलियों की बात यहाँ नहीं हो रही है, ये उपभाषाएं और बोली जो एक भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से, तो 2 उपभाषाएं ही मानी जाती हैं और 8 बोलियां उसके अंतर्गत आती हैं। आइए 39 देखा जाए। 39 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अब पूरा विकल्प आप पढ़ लीजिए, विकल्प आपके सामने है और मैं केवल बता दे रहा हूँ कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली है, ये नहीं है, क्योंकि ब्रज भाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है। दिल्ली जो है कि कौरवी भाषा का यानी कि खड़ी बोली का ये क्षेत्र है। 40 देखिए, इनमें से असत्य कथन छाटिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूं असत्य कथन क्या। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि भोजपुरी के नहीं, ये मैथिली के कवि माने जाते हैं। ठीक है ना। आइए 41 देख लिया जाए, इनमें से कौन सा जिला ब्रज भाषा के क्षेत्र में नहीं आता है? तो 41 आपका हो जाएगा, 41 का हो जाएगा बी, ये गाजियाबाद नहीं आता, क्योंकि अलीगढ़, मथुरा और भरतपुर तो सब आता ही है, ये गाजियाबाद केवल नहीं आता है। ठीक है ना। 42 देखिए, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है, आप इसको जानते भी हैं। 43 देखिए, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। तो असत्य युग्म क्या है? आपका हो जाएगा केशव खड़ी बोली के कवि हैं, ये गलत है, क्योंकि केशव जो है कि ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है ना। बिहारी ब्रज के हैं, तुलसी अवधी के हैं, मैथिली के विद्यापति हैं, यही एक गलत है, यानी कि आपका यही आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। 44 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो 44 का आपका हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि। आइए 45 देख लिया जाए, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो 45 आपका हो जाएगा, 45 का आपका हो जाएगा सी, 52। ठीक है ना। 46 देखिए, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? तो 46 का आपका हो जाएगा बी, वर्णात्मक लिपि है। अगर कहीं अक्षरात्मक दिया है दोस्तों, अक्षरात्मक, तो आप उसको भी कर सकते हैं, अक्षरात्मक लिपि या वर्णात्मक लिपि। ठीक है ना।
47 देखिए 47, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। इसका मतलब हुआ पंचम वर्ण का मतलब थोड़ा समझ लीजिए कि इसका पंचम वर्ण का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि पहले गंगा ऐसे लिखा जाता था, गंगा, मान लीजिए चंचल शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखा जाता है तत्सम के रूप में ऐसे। मान लीजिए कि अगर पंडा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि जो ये अंग जैसे कि पंचमाक्षर है, य पंचमाक्षर है, ड़ पंचमाक्षर है, तो इसको जो है अनुस्वार के रूप में लिख दिया जाए। और अब इसी का प्रयोग चलता भी है, जैसे गंगा, ये है चंचल, फिर ये है पंडा, ऐसे अनुस्वार के रूप में कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सुझाव दिए थे और इसको स्वीकार भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो आपका 48 का हो जाएगा बी, आचार्य नरेंद्र देव ने, ठीक है ना। ठीक है, आइए हम लोग 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों का के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये हैं 49 के सी, काका कालेलकर। अ की 12 खड़ी का मतलब मित्रों क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि अब हर एक स्वर के जगह पर क्यों ना इसी को हम जो है कि अ, आ ऐसे और ई ऐसे लिखा जाए, और बड़ी लिखा जाए, ई फिर ऊ ऐसे लिखा जाए, छोटा ऊ, और फिर बड़ा ऊ ऐसे लिखा जाए, ठीक है ना। फिर अगर री ऐसे लिखा जाए, मतलब ये ऐसे री, फिर ए ऐसे लिखा जाए, मतलब ए, और ऐसे लिखा जाए, इस तरह से, फिर ओ, और तो आगे सब है ही इसी तरह से। इसी का 12 खड़ी इन्होंने कर दिया था, ठीक है ना। आइए आइए 50 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। तो आपका 50 का सीधे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है, यही सत्य है, ठीक है ना। तो चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसको ध्यान में रख करके हमको कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए जो है कि आप से मेरी एक गुजारिश है कि इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही, इसका से 50 से आगे की श्रृंखला लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। वीडियो छोटा छोटा मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही साथ जो कुछ भी आपको डाउट हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो आप हमें बिल्कुल, अगर कुछ कमी है तो भी सुझाव दे सकते हैं, कुछ अच्छाई है तो भी बता सकते हैं, क्या सुधार किया जा सकता है ये भी बता सकते हैं। हर तरह का कमेंट का जवाब मैं देता हूं, आप इसको देख भी रहे हैं। और यहाँ से बाकायदे आपका तैयारी भी कराया जा रहा है टीजीटी पीजीटी का। तो जो नए मेरे दोस्त हैं, बस उनसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। वहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आपके लिए। आप पहले जाइए तो सही, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ वहाँ से क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।